हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा, आज मैं आपके सामने हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके, जो कि केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है बेटा। और इस टॉपिक का नेम है आपका मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा। तो अभी हम आपके सामने मूल कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी तरह डिटेल्स में हर एक चीज़ को समझते हुए बेटा, कि ताकि ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपके सामने हम खड़ा कर दें कि आपको इसको समझने में कोई भी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़े और आपके दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल एकदम इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेट हो जाए, जो कि कभी डिलीट ना हो बेटा, और दूसरा कोई इसको डिकोड ना कर पाए। ठीक है, बजाय आप डिकोड करवाओ। तो बेटा हम शुरुआत करते हैं मूल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा स्टार्टिंग करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन की बेटा स्टार्टिंग क्या है, मूल कॉन्सेप्ट आखिर ये कैसा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है हमको, कि आखिर ये मूल कॉन्सेप्ट है कैसा। तो अगर बेटा इसके बारे में बात करें तो जनरली अगर हम सबसे पहले अपने घरों में होते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में ये चीज़ होते हुए देखते हैं, कि जैसे अगर हम बाज़ार गए और हमें केले ख़रीदने हैं, तो हम केले वाले से कहते हैं भैया 2 दर्जन केले दे देना, 3 दर्जन, 1 दर्जन, 4 दर्जन, 10 दर्जन, जो भी बेटा दर्जन्स हैं कहते हैं हम केले दे देना। तो बेटा जब हम दर्जन बोलते हैं, यानी दर्जन की हम बात करते हैं, तो वो दुकानदार हमें कितने केले देता है, क्या कितने केले देता है? तो सबसे एक मस्त सवाल ये है, तो इसका जवाब है बेटा 12। जब भी आप कहो दुकानदार से 1 दर्जन केले देना भैया, तो आपको क्या देगा बेटा? 12 केले आपको देगा। यानी 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, यानी 1 दर्जन बराबर 12 ठे आइटम होता है। ये चीज़ तो क्लियर है बेटा। तो क्या आपने केले वाले के कान में जाके ऐसा कहा भैया 1 दर्जन बराबर 12 होते हैं? नहीं कहा आपने। लेकिन उसे फिर भी मालूम है कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, क्योंकि उसने भी अपने क्लासेस में, अपने स्कूल टाइम्स में उस चीज़ को स्टडी किया है। ठीक है बेटा, कि 1 दर्जन में 12 होते हैं। तो ऐसे आपको ये चीज़ मिल गई। इसी तरह बेटा इसका एक और एग्जाम्पल्स अगर हम इस पर गौर करें, तो और भी कॉन्सेप्ट निकलते हैं। जैसे बेटा एक स्कोर, क्या हो गया? एक स्कोर। ये स्कोर क्या होता है बेटा? तो जब हम स्कोर की बात करते हैं ना, तो हम ये स्कोर का जो टोटल वैल्यू होता है बेटा, वो होता है 20। यानी एक स्कोर में 20 आइटम्स आते हैं। तो अगर बेटा आप गए किसी कॉपी बुक के दुकान पे स्टेशनरी पे गए और आपने कहा कि अंकल एक स्कोर हमें फाइल दे दो, तो बेटा जब आप उस दुकानदार से एक स्कोर आप फाइल मांगोगे, तो उसे बताने की ये आवश्यकता नहीं है कि एक स्कोर के अंदर कितने फाइल उसको देने चाहिए। वो तुरंत झट से जाएगा बेटा और अपने कबर्ड में से 20 फाइल निकाल के, 20 बेटा 2 शून्य 20 फाइल निकाल के और आपके सामने रख देगा। कहेगा ले लो भाई, ये आपके सामने है एक स्कोर फाइल। समझा बेटा? वैसे ही जब एक और आइटम, इसको कहते हैं ग्रॉस। ठीक है, ग्रॉस क्या होता है? तो ग्रॉस में बेटा एक ग्रॉस बराबर 144 आइटम्स होते हैं। यानी कि एक ग्रॉस के अंदर 144 आइटम्स आते हैं। ठीक है बेटा, ये यूनिट्स बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे दर्जन में 12, स्कोर में 20, ग्रॉस में 144। तो बेटा ग्रॉस के लिए भी आप गए मार्केट में और आपने दुकानदार से क्या कहा, भैया एक ग्रॉस नींबू दे देना। भले ही उस दुकानदार को ग्रॉस मतलब नहीं मालूम हो रियलिटी में बेटा, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा दुकानदार हुआ तो एक ग्रॉस सुनते ही वो आपको कितने नींबू देगा? तो एक ग्रॉस सुनते बेटा वो आपको 144 लेमन्स आपके हाथ में दे देगा। कहेगा लीजिए भैया ये आपका आइटम। तो यहाँ पे बेटा 1 ग्रॉस का मतलब क्या हुआ? 1 ग्रॉस का मतलब हुआ 144 आइटम्स। वैसे बेटा हमने एक और सुना है सैकड़ा। सैकड़ा नाम सुना होगा आपने कॉमनली, हम लोग बोलचाल की भाषा में अक्सर प्रयोग करते हैं सैकड़े मतलब क्या होता है बेटा? तो सैकड़े मतलब होता है जब कोई बोलता है भैया हमको 1 सैकड़ा ये आइटम देना, तो सैकड़ा मतलब होता है बेटा 100 पीस। सैकड़े का मतलब कितना होता है बेटा? सैकड़े का मतलब होता है 100 पीसेस। तो जब भी आप किसी से सैकड़ा मांगोगे ना, कहोगे भैया 1 सैकड़े हमें कलम दे देना। तो जब 1 सैकड़े बेटा आप कलम मांगोगे तो कितने कलम देगा वो दुकानदार?
20, 50, 70, कितने? तो बेटा ये देगा 100, ठीक है। जब आप बोलोगे बेटा सैकड़े तो वो कितना देगा आपको? 100। तो बेटा इस तरीके से हमारे आम बोलचाल की भाषा में, दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में ये सब मात्रक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। और हमें किसी भी यूनिट्स को या गिनती के तरीके को आसान बनाने में हमें मदद करते हैं। तो अगर बेटा कहीं हमने लिखना हो 1200 केले, 1200 केले लिखने हो बेटा, तो क्या 1200 केले के जगह पे हम 100 दर्जन केले लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 दर्जन बराबर 12, तो 100 दर्जन बराबर 1200। तो बेटा ये था एक तरीका जब जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी तरह के यूनिट्स को जो हमारे डे टू डे लाइफ में है। तो बिल्कुल इसी तरीके की बात आई बेटा केमिस्ट्री के अंदर। जब केमिस्ट्री के अंदर बेटा केमिस्ट्री जब मतलब इसकी खोजबीन चल रही थी, इसका स्थापना हो रही थी, तो इसी बीच बहुत सारे केमिस्टों ने बहुत ही गौर से सोचा कि आखिर हम जो मेटल्स हैं, मेटल्स को हम डीपली तो देख नहीं सकते, ठीक है। डीपली देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो आखिर इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? तो इन्होंने एक अच्छा सवाल पूछा बेटा कि एक आपके मैटर के अंदर, यानी एक टुकड़ा ले लेते हैं अगर हम किसी चीज़ का, किसी भी मटेरियल का, तो उस मटेरियल के या उस मैटर के टुकड़े में कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे? ये सवाल बेटा काफ़ी चर्चा में रहा उस समय, जिस समय इसकी खोज चल रही थी। तभी एक महान साइंटिस्ट, केमिस्ट जिसको कह सकते हैं बेटा, अमीडो अवोगाद्रो, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी मैटर के अंदर, मतलब किसी भी मैटर के अंदर टोटल 6.023 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। उन्होंने बेटा ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इलॉजिकल उस समय बताया। उन्होंने ज़रूर कैलकुलेशंस करी होगी इस बारे में, लेकिन साइंटिस्टों को वो काफ़ी दुखदाई देने लगा। उन्होंने इस चीज़ के बारे में गौर किया, जिसके बारे में बेटा हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बेटा अवोगाद्रो नंबर की बात आती है, और अवोगाद्रो नंबर के अंदर ये आता है 6.023 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स आते हैं बेटा। तो इसको बोलते हैं हम लोग अवोगाद्रो नंबर्स। तो ये बेटा हो गए अवोगाद्रो नंबर, जो कि साइंटिस्ट, जो कि केमिस्ट थे, बहुत ही बड़े केमिस्ट थे। उन्होंने ये सजेशन दिया था कि कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी मैटर है जो कि 1 मोल है, यानी मोल कॉन्सेप्ट ही था बेटा इसका नाम, 1 मोल किसी भी आइटम के अंदर 6.023 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है बेटा। ऐसी बातें चल रही थी, ठीक है। तो हुआ यूं कि इन बातों के दौरान बहुत सारे केमिस्ट पूरी दुनिया से लगे थे, और वो सोच रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, बातें चल क्या रही है, आखिर हमें दिमाग में ये चीज़ बातें आ क्यों नहीं रही हैं, कि आखिर 6.023 आया क्यों। तो वहीं से बेटा एक सवाल बनता है। एक सवाल क्या बनता है कि हमने 6.023 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स ही क्यों लिए? हमें कैसे ये बात पता चली कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर, यानी एक टुकड़ा, जैसे जस्ट सपोज बेटा एक टुकड़े इस सब्सटेंस के अंदर 6.023 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स हैं। ये बात कैसे पता चली बेटा? तो उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट पे गौर लगाया, दिमाग लगाया, और ये सवाल पूछा, क्या हम इसको आसान नहीं कर सकते हैं? क्या हमने 10 का पावर 3 नहीं ले सकते हैं? 10 का पावर 6 नहीं ले सकते हैं? 10 का पावर 9 ले सकते हैं? आखिर हम इस कैलकुलेशन को इतना खतरनाक क्यों बना रहे हैं जानबूझ के? तो ये सवाल बेटा काफ़ी प्रचलित हुआ उस समय, और साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि आखिर हमने इतना टेढ़ा मेढ़ा नंबर क्यों ले रखा है, 6.023 इंटू 10 का पावर 23 क्यों ले रखा है? हमने तो भाई आसान नंबर लेना चाहिए ताकि कैलकुलेशन हमारी और इजी हो सके। तो ये ऐसे जब सवाल बेटा जब उभर के आए, तो इसके बाद बहुत ही बेहतरीन जवाब भी आए। क्या जवाब आए? तो हुआ यूँ बेटा कि ऐसा देखा गया कि एटम्स हों और या फिर मॉलिक्यूल्स हों, यानी किसी भी मैटर के जो सबसे बिल्डिंग पार्टिकल्स होते हैं वो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्या हम एटम मॉलिक्यूल को किसी भी तरीके से देख सकते हैं? सुपर
माइक्रोस्कोप लगा के भी देख सकते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा के भी देख सकते हैं? नहीं देख सकते बेटा। हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर हम ये चीज़ नहीं पता कर सकते, देख नहीं सकते कि कितने एटम और कितने मॉलिक्यूल उसके अंदर है। बेटा ये टॉक तो मानेगा ही नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं बेटा, इसको इग्नोर करना। और अगर इसकी वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही होगी तो झगड़ा कर रहा है बेटा। अच्छा बेटा इसको पॉज कर देते हैं, ठीक है। बेटा मैंने खिड़की तो बंद कर दी, देखते हैं क्या होता है। अब तो गर्मी भी होगी। चलो बेटा ठीक है, हम लोग वापस आते हैं पॉइंट पे। तो बेटा अच्छा खासा हमने कंसंट्रेशन बना के रखा था, हमने फोकस बना के रखा था, थोड़ा सा बाई मिस्टेक गड़बड़ हो गया। एक लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। और बेटा आप गौर करो कि कंसंट्रेशन बन गया फिर से, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, फिर से वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे बेटा, बहुत सिंपल सवाल क्या था, सवाल क्या बन रहा था कि आखिर हमने इतने पेचीदा नंबर को क्यों ऐसा माना कि इसके अंदर मौजूद है। तो मैंने अभी बताया बेटा कि कोई भी ऐसा डिवाइस मौजूद नहीं है जो किसी भी सब्सटेंस के इंटरनली वो कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद हैं, कितने पार्टिकल्स मौजूद है, काउंट कर सके। तो वहीं से बेटा प्रॉब्लम्स की उत्पत्ति हुई और तब साइंटिस्टों ने, जो कि पार्टिकल के पीछे हाथ धो के पड़े थे कि 10 का पावर 3 ले लो, 10 का पावर 6 ले लो, 10 लाख ले लो, 10 करोड़ ले लो, 10 अरब ले लो, ये सब कर लो, वो सब कर लो, फला कर लो, ढेका कर लो, ये सब बातें चली। लेकिन साइंटिस्टों में अंत में जाके देखा कि इससे बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि कोई है ही नहीं जो काउंट कर सके कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बेटा बात आई क्वांटिटी की, ठीक है बेटा। क्वांटिटी की बात चल रही थी ना, क्योंकि हमने तो पता करना था कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर 6.023 क्यों होते हैं भाई, हमने इसको क्यों ले रखा है। आखिर हमने 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, 10 खरब क्यों नहीं ले रखा है। हम इसी 6.023 इंटू 10 का पावर 26 जिसको कहते हैं अवोगाद्रो नंबर, इसी को क्यों ले रखा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बनता है बेटा। तो इसका जवाब आता है साइंटिस्टों द्वारा ही कि हम जब क्वांटिटी के मतलब कि जब हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकें तो हमने इसको वेट के बेसिस पे ले लिया, ठीक है बेटा। जब हम इसको क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं कर पाए, यानी कि हम जब ये नहीं पता लगा पाए फिजिकली कि इसके अंदर कितने एटम्स और या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो हमने अपना एम वही रखा कि कैसे इसके अंदर पार्टिकल पता करें। पर हमने बेटा डायरेक्शन चेंज कर दिया, हमने रास्ता चेंज कर दिया। उस समय साइंटिस्टों ने अपना रास्ता ही चेंज कर दिया। पहले वो पार्टिकल के पीछे हाथ धो के पड़े थे, अब उन्होंने सीधा नहा धो के उसके वेट के पीछे पड़ गए और उन्होंने वहीं से बेटा खोज के निकाला कि कैसे कैसे किसी भी एक मोल पार्टिकल के अंदर, एक मोल सब्सटेंस के अंदर, एक मोल मैटर के अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं बेटा, ठीक है। चलो तो इसको बेटा क्लियरली समझते हुए चलते हैं। जब उन्होंने क्वांटिटी छोड़ के किसको प्रेफरेंस दी बेटा, क्वांटिटी को छोड़ दिया और वेट को प्रेफरेंस दी, तो बेटा वहीं से हमारा अवोगाद्रो नंबर की स्टार्टिंग की शुरुआत होती है और बेटा वहीं से हमारा मूल कॉन्सेप्ट की बातें शुरू होती हैं, ठीक है बेटा। तो अब मूल कॉन्सेप्ट को जानने के लिए कि उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमको सबसे पहले बेटा एटम और मॉलिक्यूल के बारे में जानना पड़ेगा। फिर ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है उसके बारे में जानेंगे बेटा, और उसके बाद धीरे धीरे हम सब कुछ जान जाएंगे कि इसके अंदर है क्या, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके हमारा इंट्रोडक्शन होता है समाप्त। प्लस इसके अंदर बेटा और क्या होता है, तो अवोगाद्रो नंबर ने जब ये पार्टिकल नंबर दिया ना, तो उन्होंने बताया कि किसी भी एक मोल सब्सटेंस के अंदर आप इतने ही पार्टिकल्स पाओगे, चाहे एटम होगा तो एटम पाओगे, मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूल्स पाओगे, आयंस होगा तो आयंस पाओगे, पार्टिकल्स होगा तो पार्टिकल्स पाओगे। लेकिन नंबर ऑफ जो क्वांटिटी होगी बेटा वो होगी फिक्स, कितने, 6.023 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स,
ठीक है बेटा। तो ये बात उन्होंने कही थी और ऐसे करके बेटा हमने इंट्रोडक्टरल पार्ट जो इसका था उसको किया है कवर। और मुझे जहाँ तक पूरा उम्मीद है बेटा कि आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी कि हम यानी कि जो मोल कॉन्सेप्ट है वो बनता कैसे है, वो बताता क्या है और कहता क्या है। ठीक है बेटा। तो हमने इंट्रोडक्शन में जाना कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या, और मोल कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग, मोल कॉन्सेप्ट का कॉज, सब कुछ हमने इसके अंदर जाना। ठीक है बेटा। तो हम उसको एक बार क्विक रिवीजन फिर से हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद स्टार्टिंग करेंगे बेटा एटम एंड मॉलिक्यूल से। तो चलो बेटा फिर से जानते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से पहले जाना कि आखिर हम मोल कॉन्सेप्ट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट का प्रयोग इसलिए करते हैं बेटा ताकि हम अपने कैलकुलेशन को आसान कर सकें, क्योंकि किसी भी पार्टिकल्स के अंदर, किसी भी आइटम्स के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं ना, जिसको हम लोग काउंट करना आसान नहीं है बेटा। तो हमारे कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, हमारे रिसर्च के एरिया को और ब्रॉड करने के लिए हमने मोल कॉन्सेप्ट की व्यवस्था बनाई खुद से। ठीक है बेटा। जैसे कि दर्जन हो गया, स्कोर हो गया, ग्रॉस हो गया, सैकड़ा हो गया, हमने काउंटिंग करने के लिए वो व्यवस्था बनाई ना, जिससे हमारा काउंटेबल आसान हो जाए। वैसे ही हमने मोल कॉन्सेप्ट बनाया ताकि केमिस्ट्री में किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी सब्सटेंस का पार्टिकल्स को काउंट करने में हमारा काम क्या हो जाए बेटा, आसान हो जाए। ठीक है। तो ये था बेटा मेन सब कुछ जो हमने इसके अंदर पढ़ा था। फिर हमने जाना कि आखिर हमने मोल कॉन्सेप्ट में 6.02 ही क्यों लिया, क्योंकि साइंटिस्टों ने सब के सब क्वांटिटी के ऊपर भाग रहे थे और फिर अंत में पता चला कि क्वांटिटी कभी भी डिसाइड नहीं हो पाएगी तो सीधा वेट के पीछे भाग पड़े। ठीक है बेटा। तो ऐसे करके हमारे बहुत सारे मतलब कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर कर लिया है। और हमने ये भी जाना कि जब साइंटिस्टों ने वेट के ऊपर गौर किया तो उन्हें जब वो पार्टिकल मिला तो बेटा दंग रह गए। क्या मिला उनको मिला यही पार्ट जो अवोगाद्रो ने दे रखा था। क्या मिला था 6.023 और इसको देखते हुए उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया बेटा, उन्होंने उसका नाम दे दिया अवोगाद्रो नंबर, जिसको हम NA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा। और अवोगाद्रो नंबर इसलिए नाम दिया क्योंकि वो बात है क्योंकि 19वीं सेंचुरी में एक इटालियन केमिस्ट थे, इटालियन केमिस्ट जिनका नाम है अमीडो और अवोगाद्रो, यानी अमीडो अवोगाद्रो, दोनों एक ही साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम लोग के सामने पेश करी। ठीक है बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, स्टार्टिंग करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल से। सबसे पहले बेटा इसको हटा देते हैं। ठीक है। चलो अब आपको होगा बेटा कि सर ये सब क्यों लिखा है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। आप एकदम टेंशन ना लो, मैं हर एक चीज़ आपको जो मैंने मेंशन किया है सब कुछ आपको बहुत ही डिटेल से बताऊँगा। मोल कॉन्सेप्ट को बेटा ऐसे खोला जाएगा, ऐसे खोला जाएगा, एकदम इसका धागा खोल दिया जाएगा बेटा हर एक चीज़ का। ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करेंगे जब तो हम बात करेंगे सबसे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले बेटा एटम क्या होता है, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी मैटर को किसको माना गया बेटा, एटम को माना गया है। कब तक, जब तक हमको ये ना पता चला कि एटम को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तब तक हमें माना गया बेटा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हमारे एटम मैटर का, वो क्या है, एटम है। बेटा इस बात को बताने के लिए कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट मैटर का एटम है, एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है जॉन डल्टन। बेटा आपने नाम सुना होगा बचपन की क्लासेस में कि जॉन डल्टन ने ही सबसे पहली बार इसकी बात बताई थी कि हमारे मतलब कि यूनिवर्स में, हमारे जगह में जो मैटर होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको कहते हैं बेटा एटम होता है। क्यों, उन्होंने ये बताया, उनको लगा ना बेटा कि एटम को भी फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी उस समय नॉलेज के हिसाब से थी उन्होंने बात करी और उन्होंने बात सही करी। फिर बाद में वो बात है कि बेटा कि गलत साबित हो गए, लेकिन उस समय तक उनको ही सही माना जाता था। इसलिए उनका कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि ये डेफिनेशन उन्होंने ही दी थी। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई तो पता चला कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना बेटा, हम लोग एटॉमिक लेवल पर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। हम ऐसा जो कैलकुलेशन जो भी करते हैं, हम मानते हैं एटम को बेस मान लेते हैं और उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन पूरा प्रोसीड करते हैं। ठीक है बेटा। अब एटम की बात करी गई है तो एग्जाम्पल किस में बात करेंगे, तो एग्जाम्पल है बेटा सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम,
एल्युमिनियम, ये सब क्या है बेटा, एटम के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि एटम हमेशा सिंगल मौजूद होता है बेटा। सिंगल क्या होता है, एटम हमेशा सिंगल मौजूद होता है। और एटम यानी इसके अंदर सोडियम का जो बेटा एटॉमिक नंबर होता है, यानी जब कोई भी आप एलिमेंट एक्स नोट करोगे तो बेटा यहाँ पे आप नोट करोगे उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बेटा नोट करोगे, ठीक है, और यहाँ पे नोट करोगे बेटा उसका मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर मास नंबर ऐसे नोट करते हो बेटा। तो अगर इसमें से बेटा एक एग्जांपल ले लें, तो एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। अगर हम लोग तो सोडियम को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 11 और उसका मास नंबर होता है बेटा 23। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बेटा एक चीज़ गौर करो ना कि जो कोई भी एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास होता है वो टोटली डिपेंड करता है उसके छोटे पार्टिकल, जिसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसकी बात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के फॉर्म में होती है। इस पे उसका मास और उसका चार्ज डिपेंड करता है, यानी उसका मास और उसकी वैलेंसी दोनों डिपेंड करती है बेटा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एटम, समझ में आया बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। उसके बाद बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल होता है ना कि जब हम दो एटम को आपस मिलाते हैं बेटा, दो एटम को आपस मिलाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, मिलेगा मॉलिक्यूल, बनेगा मॉलिक्यूल। यानी कि जब हम एक से अधिक एटम को आपस में मिलाएं और उसके आपस में मिलने से एक नए चीज़ का एक नए मतलब कि प्रोडक्ट नहीं कर सकते बेटा, एक नए अरेंजमेंट का फॉर्मेशन होता है, एक नए कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स पूछेगा तो क्या कहोगे, व्हेन वी कंबाइन टू एटम्स टुगेदर इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स। बहुत सिंपल है बेटा, कुछ है नहीं उसके अंदर। तो एग्जाम्पल है बेटा कि एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का आइटम है बेटा, ये हाइड्रोजन का आइटम है, दोनों जुड़ोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, दोनों अगर आपस में जुड़ेंगे तो बन जाएगा H2, और H2 क्या कहलाता है बेटा, H2 कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूल। तो ये हो गया बेटा एटम और ये हो गया आपका मॉलिक्यूल। बहुत ही सिंपल है बेटा, ज़्यादा उस पर ऐसा नहीं करना है कि हम खाली एटम और मॉलिक्यूल के अंदर ही घुस जाएं और बाकी सबको छोड़ दें, क्योंकि बेटा हमें पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट और हमें बेसिक जानकारी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने एटम मॉलिक्यूल को सबसे पहले कवर करने के बारे में सोचा, ताकि आपके दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना रहे। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद बेटा अब हम जानेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जानेंगे बेटा। ग्राम एटॉमिक मास होता है ना कि जैसे कि हर एक एटम का, जैसे लेते हैं बेटा हम लोग क्या लेते हैं, ले लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 16, ठीक है। तो ये बेटा जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सम ऑफ से ही कंसंट्रेशन, ये कॉम्बिनेशन तैयार हमारे लिए होता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट जैसे भी हो उससे आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलता है वैलेंसी के लिए यानी एटॉमिक नंबर के लिए, और उसका जो प्रोटॉन है और उसका जो न्यूट्रॉन है उसको हम सम अप करते हैं तो बेटा हमको मिलता है आपका मास नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, तो ग्राम एटॉमिक केस है बेटा कि जब हम इसका क्या कहते हैं आपको क्या हो गया, पसीना आ गया बेटा, यहाँ पे मार्कर चलेगा नहीं, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। चलो तो बेटा ग्राम एटॉमिक मास में क्या है, जब हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं ना तो बात किसकी करते हैं, बात इसकी करते हैं कि एक होता है बेटा AMU। AMU का नाम सुना है बेटा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, वो AMU नहीं है, ये MU है एटॉमिक मास यूनिट। क्या है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं बेटा, इसका फुल फॉर्म है AMU का। और इसको निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले बेटा जब इसकी बात की गई थी, जब सबसे पहले एटॉमिक मास निकालने की बात की गई थी, स्टैंडर्ड एटॉमिक मास जिसको कहते हैं बेटा, तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे केमिस्टों ने हाइड्रोजन को पकड़ा था। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन को पकड़ लेते हैं और हर एक जो एलिमेंट है उसको हम हाइड्रोजन के हिसाब से कंपैरिजन करके बनाएंगे, ठीक है। मतलब कि अगर एक लिथियम है तो लिथियम को हाइड्रोजन के बेसिस पे हम उसको क्वालिफाई या क्वालिटीफाई, उसको क्वांटिटेटिफाई, जो भी उसको हम क्लासिफिकेशन करना है वो हम हाइड्रोजन के बेस पे करेंगे। लेकिन बाद में चल के पता चला ना बेटा
कि जो हाइड्रोजन है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, वो कहीं कहीं अपने आप को एक्सेप्शनल भी शो करने लगता है। तो फिर हमें बाद में पता चला, जब हमने खूब रिसर्च की तो पता चला कार्बन के बारे में बेटा। तो वहीं से हमको असली में AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट का पता चला। तो बेटा ये आपके सामने देख सकते हो, जहाँ पे लिखा है ना कि 1/12 इंटू कार्बन 12 एटम, तो यानी कि बेटा 1/12, जब हम कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 12, कट के क्या हो जाता है बेटा 1 यूनिट, और इसको कहते हैं बेटा 1 AMU। यानी जब हम कार्बन 12 आइसोटोप का, यानी जो कार्बन 12 आइसोटोप है वो आइसोटोप है एक। तो बेटा अब आइसोटोप पूछना कि आइसोटोप क्या होता है, तो बहुत सिंपल बता दूँ इसको, ज़्यादा इस पर डील नहीं करना बेटा। आइसोटोप होता है ना जिसका आपको एटॉमिक नंबर आपका सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, तो उसको कहते हैं बेटा हम लोग आइसोटॉप्स। ठीक है, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो बेटा, उसको कहेंगे क्या है हम लोग आइसोटॉप्स। ठीक है, चलो तो उसकी बात क्लियर हो गई कि आइसोटॉप्स क्या होता है। तो आइसोटॉप्स बहुत सारे हैं बेटा एटॉमिक नंबर सेम वाले, जैसे कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। तो उसके बारे में हम बेटा हम लोग किसी और क्लासेस में, आइसोटॉप क्लासेस में डील कर लेंगे, बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं है। चलो हम लोग वापस आते हैं। तो हमने देखा कि 1/12 जब हम कार्बन 12 का अगर एक आइसोटॉप्स का जब हम मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो मिलता है वो मिलता है 1 यूनिट, और इसी को माना गया है स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट माना गया बेटा। और साइंटिस्टों द्वारा बिल्कुल एकदम एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया गया है कि यही रिप्रेजेंट करता है हमारा स्टैंडर्ड एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, तो जो इसको 1 यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं उसी को जब हम ग्राम के फॉर्म में लिखें बेटा, बहुत सिंपल है, जो हम 1 यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं ना बेटा, इसी को किसके फॉर्म में लिखना है ग्राम के फॉर्म में लिखना है। तो इसी को कहते हैं बेटा ग्राम एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखो बेटा, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 16। ठीक है 16, तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम 16 ग्राम। तो ये जो 16 ग्राम है बेटा वो है एक एटम का जो मास है, यानी कि एक एटम का ग्राम एटॉमिक मास है। जैसे ऑक्सीजन का एक एटम है, उसका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो है बेटा 16 ग्राम। ठीक है, एक चीज़ है गौर करना बेटा, ये इसका एक्चुअल मास नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। जी जो 16 ग्राम आप इसके सर पे देख रहे हो ना बेटा, ये इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अरेंजमेंट से ये आया है। तो ये हो गया आपका 16 ग्राम। तो 16 ग्राम जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं इसको एटॉमिक मास। और हमको निकालना है बेटा ग्राम एटॉमिक मास, यानी इसी एटॉमिक मास को निकालना है किसमें बेटा ग्राम में निकालना है। तो यहीं से जो एटॉमिक नंबर 16 यूनिट होता है इसको हम लिख सकते हैं बेटा 16 ग्राम। तो दोनों बातें एक ही हैं। एटॉमिक मास को यानी कि एटॉमिक मास यूनिट को यानी AMU को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं बेटा 1 AMU = 1 ग्राम, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें ग्राम एटॉमिक मास में। लेकिन सबसे मेन बात यही है कि जो 16 ग्राम है ना बेटा ऑक्सीजन का एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो पूरे एटम का मास नहीं है बेटा। वो एटॉमिक मास किसका है, वो एटॉमिक मास है उसके न्यूक्लियस का। कभी गौर करना बेटा, वो एटॉमिक मास किसका है उसके न्यूक्लियस का है। क्योंकि जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो किसको जोड़ते हैं बेटा, तो आप गौर करोगे कि जब एटॉमिक मास निकालते हैं तो हम केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को आपस में क्या करते हैं ऐड करते हैं, और बाकी सबको छोड़ देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जब बेटा इसका एक्चुअल मास निकालोगे, ऑक्सीजन का जो एक्चुअल मास निकालोगे एटम का, तो वो आएगा बेटा कितना 2.66 × 10⁻23। इतने ग्राम आते हैं बेटा, ये है इसका एक्चुअल मास। अब कहोगे सर आपको कैसे पता चला इसका एक्चुअल मास, तो एक्चुअल मास पता करने का बेटा एक डिवाइस है हम लोग के पास। ठीक है, हम साइंटिस्टों ने केमिस्टों ने मिलके एक पूरा बढ़िया सा एक डिवाइस बना रखा है जिससे आप मेजर कर सकते हो। उसका नाम है बेटा मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, ये ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी भी एटम का उसका ओरिजिनल या एक्चुअल मास फाइंड
कर सकते हैं। तो एक्चुअल मास बेटा दो बातें हैं यहाँ पे मास में, एक होता है एक्चुअल मास, एक होता है एटॉमिक मास। एक्चुअल मास क्या होता है बेटा? एक्चुअल मास वो होता है जिसको हम मेजरमेंट करके निकालते हैं कि उसके अंदर एक्चुअली में कितना मास है। और एटॉमिक मास में होता है बेटा जो हमको कॉन्सेप्ट मिला है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि एटॉमिक मास बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ये बेटा कॉन्सेप्ट है आपका एटॉमिक मास का। और जो मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकलो बेटा वो है एकदम एक्यूरेट, डेसिमल में भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ है, दो बातें हैं, यानी हम हमेशा इस चीज़ को अपने अंदर से दूर रखेंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। ये नहीं मिलाएंगे कि जो एक एटम का मास है, जो मतलब एक एटम का जो एक्चुअल मास है वही ग्राम एटॉमिक मास है बेटा, दोनों अलग अलग चीज़ है। एक्चुअल मास अलग चीज़ है, ग्राम एटॉमिक मास अलग चीज़ है। ग्राम एटॉमिक मास गौर करना बेटा, एक्चुअल मास हमको मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकलता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू होती है। और एटॉमिक मास बेटा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जो हमने कॉन्सेप्ट जाना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, उससे हम एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए इन दोनों को हमेशा सेपरेट रखना है। ठीक है, और बेटा जनरली सबसे ज़्यादा आवश्यक हमको इसकी है, किसकी? सबसे ज़्यादा आवश्यक हमको एटॉमिक मास की है, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में मैक्सिमम हमको इसी के ऊपर फोकस करना है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया बेटा, ताकि आप ये चीज़ कंफ्यूज ना हो कि यही इसका ओरिजिनल एटॉमिक मास है, नहीं, इस पर कंफ्यूजन नहीं होना है। एक्चुअल मास अलग होता है, एटॉमिक मास अलग होता है बेटा। एक्चुअल मास और एटॉमिक मास में दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके बेटा ये हो गया हमारे सामने ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो सोचो बेटा कि ग्राम एटॉमिक मास में कितना आ गया? 16 ग्राम आ गया। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितना होगा बेटा? तो हमें पता है कि जब दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बना देंगे बेटा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देंगे। और ऑक्सीजन, तो सोचो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना बेटा? 16 ग्राम है, तो दो का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। तो जो ग्राम हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा बेटा वो हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल, कितना है? 32 ग्राम। विदाउट एनी टेंशंस वी हैव टू कंसीडर इट जस्ट 32 ग्राम इट्स मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास में। नहीं, गौर करो बेटा, बहुत नॉर्मल बात है कि जब हम एटम की बात करते हैं तो एक की बात करते हैं, और जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो दो की बात करते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल होता ही क्या है, जब हम एक से अधिक एटम को आपस में मिलाएं और वो आपस में मिल जाएं तो उसको कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ऐसे करके बेटा एटम मॉलिक्यूल, ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गए समाप्त। ठीक है बेटा, ये हो गया क्लियर। और हमने आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे बता दी कि हमको अगर एक्चुअल मास पता करना है किसी भी एटम का तो हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, और ऑक्सीजन का एक्चुअल मास है, पर उससे ज़्यादा आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, एकदम टेंशन मत लेना। आप उसके जो एटॉमिक मास है उस पर फोकस करना, एक्चुअल मास पे एकदम थोड़ा भी फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, पर जानकारी होना आवश्यक है कि वो चीज़ें होती हैं, ताकि आप कहीं पे भी गलत झगड़ा किसी से ना करें। अब कोई कह दे कि यार एक्चुअल मास तो अलग होता है, उसमें तो आप झगड़ा कर लो, नहीं हमने तो पढ़ा है, आशुतोष सर से पढ़ा है कि ये तो सेम ही होता है। नहीं, मैंने वही बताया कि दोनों सेम नहीं होता है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो ऐसे करके बेटा हमारा ये वाला पार्ट हो गया समाप्त। और अब हम बेटा बिल्कुल खतरनाक मंजर पे पहुंचेंगे कि कैसे हमने पता किया कि 6.023 ही होता है। ठीक है, तो बेटा आते हैं वापस हम। तो जब हमने अभी बताया बेटा आपको कि साइंटिस्टों ने माना, सबसे पहले हाइड्रोजन को लेट किया था, स्टैंडर्ड एटम माना था, लेकिन उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अच्छे से शो नहीं हो रही थी। तब उन्होंने कार्बन को माना। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मोल की बात करो तो एक जो मोल होता है, एक मोल में मतलब कि एक मोल जो आइटम होता है वो होता है 1/12 इंटू कार्बन 12 एटम। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा तो ये हो जाता है 12 ग्राम का, हो जाता है आपका 1 यूनिट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बेटा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और जो एटॉमिक मास होता है बेटा कार्बन का वो कितना होता है? 12 ग्राम होता है बेटा। कितना होता है? 12 ग्राम। ये हमारे सामने आ जाता है जब हम इसकी वैल्यू ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं बेटा।
तो इससे हमें पता चलता है एक यूनिट के बारे में कि एक यूनिट क्या है, और यहाँ से हमको पता चलता है कि कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है वो है 12 ग्राम। अगर ये बेटा 12 ग्राम ना होता, अगर कार्बन 12 का मतलब कि एटॉमिक मास 12 ग्राम ना होता तो क्या ये 1 यूनिट आता? नहीं आता, कभी भी ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं देता। तो इसलिए बेटा हर जगह हम कंपैरिजन इसी से करते हैं, कार्बन का ही प्रयोग करके, क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एक लिविंग बींग्स में मौजूद है, और साथ में बेटा बहुत ही क्वालिटीदार ये आइटम है कार्बन। कार्बन मतलब बेटा जीवन, जीवन है, कार्बन है तो जीवन है, कार्बन नहीं है तो जीवन नहीं है बेटा। टोटली इतना डिपेंडेंसी है कार्बन का। इसकी मात्रा हमारे बॉडी में बहुत कम है, लेकिन इसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है बेटा, चलो तो वापस आते हैं हम 1/12 इंटू कार्बन 12 आइटम आपके सामने आ गया है। 1 मोल का कॉन्सेप्ट हमको निकालना है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो कॉन्सेप्ट निकालेंगे बेटा। तो फर्दर हम देखेंगे कि ये हमारे सामने एक आइटम मौजूद है जिसमें पता चला कि 12 ग्राम एक्चुअल में एटॉमिक मास होता है उसका। और जब हम एक्चुअल उसका मास निकाले बेटा, एटॉमिक, ये क्या है? एटॉमिक मास, ठीक है। और ये है इसका एक्चुअल मास कार्बन के एक एटम का। ठीक है बेटा, कार्बन के एक एटम का जब एक्चुअल मास निकलेगा बेटा तो 1.99268 इंटू 10⁻⁻23 आया। और ये था बेटा ग्राम पर मोल, यानी एक मोल में 12 ग्राम, यानी कितने होते बेटा? एक मोल में 12 ग्राम होते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास की बात करें तो। और एक मोल में 12 ग्राम है और एक्चुअल मास में इतने ग्राम हैं, तो टोटल कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं? तो जब हम आपका एटॉमिक मास से और टोटल मास को, एक्चुअल मास को हम जब डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो हमको पता चल जाता है कि आखिर उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, कितने पार्टिकल्स, कितने आइटम्स उसके अंदर मौजूद हैं। ये तरीका यहाँ से बनता है बेटा। और यहाँ से हमको मिलेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा बेटा 1 मोल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 12 ग्राम पर मोल अपॉन 1.99268 इंटू 10⁻⁻23, आइए हो जाए बेटा ग्राम पर एटम। यानी कि एक एटम का जो मास है बेटा वो है 1.99264 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। यानी एक एटम का जो मास ये है बेटा, और जो ऊपर वाला है वो है एक मोल का मास। यानी जो बेटा इतने देर से हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिसको मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अलग है वो अलग है, वो सबसे मेन चीज़ यहाँ से उभर के आती है कि जो एक्चुअल मास है, ठीक है बेटा, जो एक्चुअल मास है वो है 1 एटम का, यानी एक एटम का मास है। और जो एटॉमिक मास है, यानी जो जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, वो एक मोल का मास है बेटा। किसका मास है? एक मोल का, यानी एक मोल एटम का। यानी अगर गौर करो बेटा तो एक मोल एटम कहने का मतलब क्या है कि एक एटम की बात नहीं है, उसके अंदर एक से अधिक एटम भी हो सकते हैं, तो उसकी बात कर रहा है बेटा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप दिमाग में रखेंगे बेटा हमेशा। ठीक है, ये डिफरेंस आप हमेशा दिमाग में रखेंगे कि एक जो एक्चुअल मास होता है किसी एटम का वो अलग होता है और मोलर मास उसका अलग होता है। दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है बेटा, मोलर मास अलग होता है, एक्चुअल मास अलग होता है। एक्चुअल मास निकालते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर से, और जो मोलर मास होता है उसको हम फॉर्मूले से, जो हमको फॉर्मूला मेंशन किया गया है, हम उससे निकालते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया गया बेटा तो हमको मिला 6.023 इंटू 10⁻23, और यहीं पे मिल गया बेटा, ये मिल गया हमको कितना। तो जब हमने इसको सॉल्व किया बेटा तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और ये हमको मिलेगा एटम पर मोल मिल जाएगा बेटा। क्या मिल जाएगा? एटम पर मोल। यानी एक मोल में कितने एटम बेटा आ गए? एक मोल में आ गए हमारे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल। यानी हमको पता चला बेटा कि एक मोल में इतने एटम होते हैं। तो जब एक एटम का मास ये है बेटा, तो इसका मतलब कि अगर ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है, इसका मतलब एक चीज़ गौर करो बेटा कि उसके अंदर एक ऑक्सीजन का एटम नहीं है, उसका अंदर एक से अधिक ऑक्सीजन का एटम है, तभी तो बेटा 16 ग्राम है। सोचो, एक ऑक्सीजन का एटम का मास इतना है, सोचो
ग्राम है, ग्राम पर एटम है, ठीक है, और इसका 16 ग्राम है, तो क्या दोनों सेम है? नहीं, ये चीज़ है बेटा एक एटम की। यानी कहने का मतलब कि अगर हम 1 दर्जन केले की बात करें, 1 दर्जन केले की बात करें बेटा, तो 1 दर्जन बराबर होता है 12। 1 दर्जन बराबर होता है 12। तो जो दर्जन है बेटा वो है मोल, समझो बेटा, तो दर्जन है वो क्या है? मोल है, और जो 12 है अंदर आइटम है वो है एटम। यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम जब आएंगे एक साथ तब जाके बेटा 1 मोल बनेगा। यानी कि जो 16 ग्राम है वो 1 मोल के क्या है बेटा? बराबर है। समझ में बेटा? क्लियर हुआ कि यहाँ से पता चला हमको इस सॉल्यूशन से कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम कैसे हमको मिले। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपको ये भी बात पता चली कि जो एक एटम का मास होता है वो अलग होता है, और जो एटॉमिक मास आप जनरली देखते हो किसी भी एटम के सिंबल के रिप्रेजेंट में होता है, सिंबल के ऊपर जो होता है वो 1 मोल का मास होता है बेटा। यानी 1 मोल उस एलिमेंट का मास होता है जितना उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आज के बाद आप हमेशा सेपरेट रखोगे, कभी भी इन चीज़ों को आपस में आप नहीं मिलाओगे बेटा। ठीक है, तो अब इसके बाद एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आप देखेंगे, और फॉर्मूला है बेटा इसके सामने, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, आप फॉर्मूला बताऊंगा तो आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, न्यूमेरिकल भी डीलिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद न्यूमेरिकल डीलिंग करना बेटा। सबसे पहले इसके बाद फॉर्मूला बता दूँ, इसको नोट कर लो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है एक नोट्स आप बनाओगे, खोजोगे कहीं से, और दूसरा नोट्स आपके सामने मेंशन है, हर एक चीज़ को आप मेंशन करते हुए चलो। जो चीज़ में लगे कि ज़्यादा फास्ट है हम लोग, तो पॉज करो बेटा, नोट करो और फिर ऑन करो। ठीक है, तो ये हो गया बेटा बात समाप्त इसकी, कि आखिर मोल कॉन्सेप्ट बेटा आप लोगों को इतना दिक्कत क्यों करता है। मोल कॉन्सेप्ट में कुछ है नहीं बेटा, मोल कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, गौर से समझना, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, तो बेटा अब हम एक फॉर्मूला बनता है, जब हमको मोल निकालना हो तो वो होता है बेटा मास अपॉन मोलर मास। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे होता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास होता है। तो अभी आपसे बोले बेटा कि 16 ग्राम, एक एग्जांपल देता हूं बेटा, ठीक है, 16 ग्राम मीथेन, आपके पास 16 ग्राम मीथेन है, तो बताओ 16 ग्राम मीथेन में कितना मोल, हाउ मेनी मोल इज प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। CH4 को बेटा मीथेन कहते हैं। ठीक है, CH4 क्या कहेंगे बेटा? मीथेन कहेंगे। तो 16 ग्राम मोल में, 16 ग्राम मतलब कि 16 ग्राम मीथेन में कितने मोल होंगे, इसको कैसे पता करेंगे बेटा? तो हमारे सामने एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आपके सामने है, इसका उपयोग करेंगे और हमको पता चल जाएगा कितने हैं। ठीक है तो जब हम इसको देखेंगे बेटा, तो फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ मोलर मास। सबसे पहले इसका मोलर मास निकलना बेटा, तो कार्बन का जो मोलर मास होता है ना वो होता है 12, और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 × 4 तो कितना हो जाएगा बेटा? 16 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास मीथेन कितना है बेटा? 16 ग्राम है। तो हमने जब फॉर्मूला लगाया मोल का, तो मोल इज इक्वल टू 16/16, और कट के कितना हो गया बेटा? 1। इसका मतलब कि बेटा मीथेन का जो 1 मोल है वो 16 ग्राम के क्या है? बराबर है। यानी कि मीथेन का अगर 1 मोल आपको चाहिए तो आपको मीथेन का 16 ग्राम आपके पास रखना पड़ेगा। अगर मीथेन का आपको आपके पास 16 ग्राम है, इसका मतलब मीथेन का आपके पास 1 मोल आइटम है। और आपको पता है बेटा 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो नंबर। यानी कि मीथेन के अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं। कितने मौजूद है भैया? इतने पार्टिकल्स मीथेन के अंदर मौजूद हैं। क्लियर हुआ? इतने पार्टिकल्स कहने का मतलब बेटा CH4 क्या है? CH4 एक मॉलिक्यूल है, तो इतने मॉलिक्यूल मौजूद हैं। ठीक है, यूनिट्स का बहुत गौर करेंगे। अगर अभी यहाँ पे एटम होता, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन होता सिंगल, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन एटम्स। मॉलिक्यूल है तो क्या लिखेंगे बेटा? मॉलिक्यूल लिखेंगे। ठीक है, जो आइटम्स होता है ना वही उसके अंदर उतने अमाउंट में मौजूद होता है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता बेटा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिससे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। और भी एक आध क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, फॉर्मूला आपको इसको दिमाग में रखना है
और आपको ये फॉर्मूला से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटा। तो अभी आपसे बोल दिया कि 64 ग्राम ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बेटा गौर करना ये एटम के फॉर्म में है, 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल, यानी मोल की संख्या कितनी, ठीक है। तो 64 ग्राम क्या है बेटा, 64 ग्राम है मास ऑफ सब्सटेंस, और मोलर मास ऑक्सीजन कितना होता है, 16 ग्राम होता है, ठीक है। अब हमको मोल निकालना है, तो मोल इज इक्वल टू 64 अपॉन 16, 16 4 जा 64, यानी आ गया बेटा 4 मोल। अगर आपके 64 ग्राम ऑक्सीजन है, इसका मतलब आपके पास 4 मोल ऑक्सीजन है, और 4 मोल ऑक्सीजन का मतलब बेटा 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब कि अवोगाद्रो नंबर, तो 4 मतलब कि 4 मोल ऑक्सीजन का मतलब बेटा 4 गुणे अवोगाद्रो नंबर। तो सोचो कितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे, तो 4 गुणे अवोगाद्रो नंबर, इतना पार्टिकल्स उस 64 ग्राम ऑक्सीजन के एटम में मौजूद होंगे, ठीक है बेटा, समझ आया, बढ़िया, मजा आएगा एकदम, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये तो ऐसे हो गया कि जब हमने ग्राम से ये पता करने की कोशिश करी कि कितने मोल, मतलब कि कितने मोल बन रहे हैं, जब हम ये पता कर सकते हैं कि कितना मोल आइटम्स बन रहा है। अभी अगर आपसे पूछे बेटा कि पार्टिकल से पूछे कि कितने मोल है, तो मान के चलो कि आपके सामने बेटा दे दिया 18.069 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स दे दिया आपको क्वेश्चंस में, ठीक है बेटा, इतने पार्टिकल्स दे दिए आपको क्वेश्चंस में, और आपसे पूछा गया कि लिथियम ले लो, ठीक है बेटा, क्या लेते हैं, लिथियम। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 3 होता है, और मास नंबर अप्रॉक्स आई थिंक जस्ट सो दैट 7 होता है लगभग, ठीक है बेटा, 7 के आसपास होता है। पर हम कुछ समय के लिए कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हमने मान लेते हैं इसको 3, ठीक है, और देखिए 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो लिथियम का जो एटॉमिक मास हो गया बेटा 6 हो गया, और जब हमको पता करना है कि इस पार्टिकल्स में कितने मोल लिथियम हो सकते हैं बेटा, देखो बेटा उल्टा काम कर रहा हूँ, सबसे पहले हम मोल निकाल रहे थे, अब हमको पता करना है कि इतने पार्टिकल में कितने मोल हैं, और वहां पे भी हम निकाल रहे थे मोल के बारे में। तो अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, फॉर्मूला बनेगा मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन, ठीक है बेटा, मोलर मास, इससे निकल जाएगा हमारा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बेटा, 18.069 इंटू 10 का पावर 23 है, इतने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और एक अवोगाद्रो नंबर में, ठीक है बेटा, एक अवोगाद्रो नंबर में मतलब 1 मोल अगर अवोगाद्रो होगा, यानी 1 मोल अगर कोई भी पार्टिकल मौजूद होंगे, तो उसमें कितने होते हैं बेटा अवोगाद्रो नंबर, 6.023 इंटू 10 का पावर 23। तो जब बेटा अब इसमें इसको सॉल्व करा, यानी इसको कटाया, तो आपको पता चला कि ये 3 बार में कट गया, यानी आपको पता चला कि इसमें कितने बार है बेटा 3 मोल, यानी कि इतने पार्टिकल लिथियम के अंदर, ठीक है बेटा, इतने पार्टिकल लिथियम के अंदर, ये मोलर मास नहीं बेटा, ये अवोगाद्रो नंबर है, ठीक है। इतने पार्टिकल के अंदर, मैं जितने पार्टिकल आपके सामने दिख रहे हैं, इसके अंदर 3 मोल क्या है मौजूद है बेटा, लिथियम, 3 मोल लिथियम उसके अंदर मौजूद है। ये चीज़ तो क्लियर होगी बेटा। तो ये है तरीका बेटा कैसे हम पार्टिकल से मोल निकालें, और इससे पहले हमने पता किया बेटा कैसे मास से मोल निकालें। तो हमने 2 चीज़ें जान ली बेटा, मास से मोल निकालना और पार्टिकल से मोल कैसे प्राप्त करें वो भी हमने जान लिया। अब एक चीज़ बचा गैस वाला। गैस में क्या होता है बेटा, वॉल्यूम की बात आती है। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सिंपल है बेटा, ज़्यादा उस पर नहीं छेड़खानी करेंगे हम लोग। होता है ना कि 22.4 लीटर, ठीक है, यानी 22.4 लीटर गैस जो कि एनटीपी पे मौजूद है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो मौजूद है, तो उसको हम 1 मोल कह सकते हैं बेटा। यानी कि मान के चलो बेटा, हमने एक गैस ले जिसको मान लेते हैं क्लोरीन, और क्लोरीन का 22.4 लीटर हमने लिया है वो आइटम, यानी कि 22.4 लीटर हमने क्लोरीन ले लिया, ठीक है, और उसको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे रख दिया। तो वो जो क्लोरीन का मतलब कि पूरा 22.4 लीटर होगा गैस बेटा, वो 1 मोल के बराबर होगा। यानी कि 22.4 लीटर ऑफ क्लोरीन कंटेन्स
अवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स उसके अंदर क्या होंगे बेटा, मौजूद होंगे। ठीक है बेटा, एकदम सिंपल, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब देखो बेटा, जब ये तीनों चीज़ें आप समझ गए, यहाँ पे हमने सबसे पहले बेटा मास के हिसाब समझा, तो मास के हिसाब से सबसे पहले मैंने निकाला। तो ये फिगर बेटा गौर कर लो, फिगर समझ लोगे, एकदम आसान, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एक बेटा फॉर्मूला ये है आपको मोल निकालने का, दूसरा बेटा फॉर्मूला ये है मोल निकालने का। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने इससे पहले मास रखा था, उसको हटा देना, वो नहीं होगा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है जो हमारा। ठीक है, एक फॉर्मूला, तो टोटल 2 फॉर्मूले हो गए। इन दोनों फॉर्मूले से आप बेटा मोल निकाल सकते हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आप उसमें से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस भी कर दिए हैं ताकि आपको कोई भी इश्यूज उसके अंदर ना हो, ना ही इश्यूज बेटा आपको होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्रैंक रहिए, एकदम फ्री के साथ। अब आखिरी में बेटा ये जो आपके सामने जो चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को आप चाट मसाला डाल के खा जाते हैं हम लोग। अगर खा गए और पच गया बढ़िया, बल्ले बल्ले, नहीं पचा तो कोई बात नहीं है, फिर से देख लेना इसको, लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट है चार्ट एकदम। ठीक है, तो बेटा गौर करो, जो सबसे पहले जब मोल कॉन्सेप्ट की बात की जा रही थी तो साइंटिस्ट सबसे पहले पार्टिकल के पीछे भाग रहे थे, मैंने बात बताई थी ना। लेकिन पार्टिकल से काम नहीं चल पाया तो साइंटिस्टों ने किसके ऊपर सोचा, साइंटिस्टों ने वेट के ऊपर सोचा, और वेट के ऊपर सोचने से उन्होंने बहुत सारा कुछ हासिल हुआ और वहीं से उनको पता चला अवोगाद्रो नंबर के बारे में। तो उन्होंने डिवाइड किया मास को 2 पार्ट में, एक ग्राम एटम के फॉर्म में, एक ग्राम मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अभी मैंने इससे पहले इसमें चर्चा करी बेटा, क्योंकि कहा इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिकुलर। तो ग्राम एटम बेटा जो होता है ना, एटॉमिक स्टेट रखते हैं। एटॉमिक स्टेट कहने का मतलब कि एलिमेंट में जो मेटल्स होते हैं बेटा, जो नॉन मेटल्स कोई भी हों, जब वो सिंगल फॉर्म मौजूद हों, यानी सिंगली एग्जिस्ट करते हों, तो उसको कहते हैं एटॉमिक फॉर्म। यानी जैसे ऑक्सीजन अगर सिंगल O होगा तो वो एटॉमिक फॉर्म होगा, डबल O होगा यानी O2 होगा तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। तो बेटा देख लो यहाँ पे कार्बन और सोडियम क्या है, ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कार्बन के एटॉमिक मास 12 लिखे हैं और सोडियम के एटॉमिक मास 23 ग्राम लिखे हैं, आप देख सकते हैं। ये हो गया बेटा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और अगर हम मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास की बात करें, मॉलिक्यूलर मास की बात करें, तो यहाँ पे H2O क्या है बेटा, एक मॉलिक्यूल है, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, और CO2 क्या बेटा, CO2 भी एक क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल है जिसमें 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, सॉरी 1 कार्बन है। और मैंने देखा कि हाइड्रोजन का जो बेटा एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो जाएगा बेटा 16 और 2 हाइड्रोजन हो गया 18, ये हो गया 18 ग्राम। और CO2 की बात करो बेटा, तो ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दूना 32, और कार्बन का होता है 12, तो 32 12 हो गया बेटा 44, तो ये हो गया 44 ग्राम। तो ऐसे करके बेटा हमने मोल से मास के कैसे फॉर्म में जाना, ये आपके सामने दिख गया। फॉर्मूला मैंने बताया कैसे आपने मास से मोल का फॉर्मूला निकालना है, वो भी आप जान गए हो। उसी तरह बेटा पार्टिकल्स, तो 1 मोल पार्टिकल्स के अंदर, 1 मोल के अंदर टोटल अवोगाद्रो नंबर इतना पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, यानी कितने होते हैं बेटा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं किसके अंदर, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर NN यानी नंबर ऑफ पार्टिकल यानी अवोगाद्रो नंबर के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, किसी फॉर्म में। अगर आप एटम की बात करोगे तो Na एटम होंगे यानी अवोगाद्रो नंबर एटम होंगे, अगर आप मॉलिक्यूल की बात करोगे तो अवोगाद्रो नंबर मॉलिक्यूल होंगे, और अगर आप आयंस की बात करोगे तो अवोगाद्रो नंबर क्या होंगे, आयंस होंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया इधर वाला पार्ट। अब आखिरी में आता है जिसको मैंने अभी डील करा है, बहुत ईजी है, इस पर ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं करना है आपको। ये है कि बेटा 22.4 लीटर यानी कि लगभग 22.5 लीटर गैस जब आप नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर रखते हो ना, वो गैस जो 22.5 लीटर है लगभग, वो 1 मोल के बराबर कहलाती है। इसको भी साइंटिस्टों ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म से पता किया है। तो बेटा मोल निकालने के हमारे पास 3 टाइप के तरीके हो गए, कौन कौन से, पहला मास, दूसरा पार्टिकल, तीसरा वॉल्यूम। तो बेटा हम वॉल्यूम से भी पता कर सकते हैं कि कितने मोल पार्टिकल मौजूद हैं। तो अगर 22.4 लीटर कोई भी गैस मौजूद है तो समझ लो कि 1 मोल वो है। ठीक है, अगर 44.8 लीटर मौजूद है इसका मतलब 2 मोल है। ठीक है बेटा वैसे ही और भी जैसे जैसे इसमें मल्टीपल होते जाएंगे वैसे वैसे अंदर इसके बेटा मोल में चेंजिंग होती जाएगी। और
बेटा ऐसे करके जो हमारा मूल कॉन्सेप्ट होता है वो होता है समाप्त। तो बेटा ये था बहुत ही सिंपल, बहुत ही बच्चे इसको कह रहे थे सर बहुत हार्ड है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा लेकिन एकदम नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा रुक जाओ बेटा, मैं भी ट्राई करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे जो फेवरेट बच्चों हों, एकदम आप मेरे दिल के करीब हैं, ठीक है। और मैंने बहुत ही एकदम मज़ा करके बेटा आपको बताने की कोशिश करी है इसको। अगर समझ में आए तो एकदम बढ़िया से आप बेटा क्या करेंगे, आप कमेंट मारेंगे और उसमें हमको थैंक्स ज़रूर लिखेंगे, ठीक है बेटा। और आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आगे हम कौन सी वीडियो का फॉर्मेशन करें, ठीक है। जो अगर ऐसे ऐसे कभी कोई ऐसे आपको टॉपिक मिल जाते हैं जो आपको एकदम समझ में नहीं, बचपन से समझ में नहीं आ रहे बेटा, आप हमको भेजना, हम आप उसको टॉपिक बोलना, हम आप उसको बेटा आसान तरीका करके समझाएंगे और एकदम बेटा जलवा हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। क्लास में एकदम गर्दा मचा दोगे आप लोग, ठीक है बेटा, ये मेरी गारंटी है, क्लास में गर्दा मचा दोगे तुम, ठीक है। तो बेटा ये मूल कॉन्सेप्ट था, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए बेटा। तो चलते हैं, हम लोग का समय हो गया है। वैसे बेटा ये हर क्लास के लिए है, ठीक है। क्लास 9 से स्टार्टिंग होती है बेटा इसकी, 9, 10, 11, 12, 4 क्लास के लिए, चारों क्लास के लिए वीडियो है। कोई भी देखे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एकदम तैयार रहेंगे, ठीक है। चलते हैं बेटा, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।